गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एलेलिक रिएक्शन इंटरेक्शंस के बारे में बात करी थी और हमने वहाँ पे देखा था कि एलील्स एक ही जीन के दो भिन्न भिन्न प्रारूप हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही पोजीशन पर लोकेटेड होते हैं और एक ही लक्षण के दो अलग अलग फॉर्म्स को वो गवर्न करते हैं। उनको हम एलील कहते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। और उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि नॉन एलील क्या होता है। नॉन एलील का मतलब है अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। फॉर एग्जांपल, एक जीन है जिसके दो अलील हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपस में अलील हैं। और दूसरा जीन मान लीजिए कैपिटल आर और स्मॉल आर है, जो रेड कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन्स के अलील हैं। तो कैपिटल टी का स्मॉल आर या कैपिटल आर से जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं नॉन एलेलिक रिलेशनशिप, यानी वो दो अलग अलग जीन के एलील है, तो जाहिर सी बात है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर अलग अलग लोकेशंस पर प्रेजेंट होंगे। तो मेंडल के जो 3:1 रेशो और 9:3:3:1 रेशो जो हमें लक्षण प्रारूप के रेशो मिले थे, जिनको हम मेंडेलियन रेशो बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड मेंडेलियन रेशो एंड डाईहाइब्रिड मेंडेलियन रेशो, उनके कुछ अपवाद हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो नॉन अलील्स, जैसा कि हमने बात किया था, इट रेफर्स टू इंटरैक्शन बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर दो या दो से ज़्यादा जीन किसी एक ही कैरेक्टर के डेवलपमेंट में एक दूसरे को अफेक्ट अगर करते हैं तो हम इस फिनोमिना को नॉन एलिलिक इंटरेक्शन या जीन इंटरेक्शन बोलते हैं, क्योंकि दो जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर दो जीन अलग अलग कैरेक्टर को डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है ये मेंडल नहीं बता पाए थे, इसलिए इसको मेंडेलियन जेनेटिक्स के एक्सटेंशन के तौर पे अलग से पढ़ा जाता है, क्योंकि ये बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने कंपाइल करे थे, पता लगाया था। इनमें सबसे पहला केस आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। इस सिचुएशन में हमें टिपिकल जो रेशो है, फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 ना मिलकर 9:7 मिलता है। बैटसन एंड पुन्नेट ने लेथाइरस ओडोरेटस, जो कि स्वीट पी है, उसके फ्लावर कलर को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि इसमें दो टाइप के कलर्स होंगे, पर्पल एंड वाइट, बैंगनी और सफ़ेद। पर्पल इसमें तब होगा जब इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होगा और वाइट तब होगा जब एंथोसाइनिन पिगमेंट नहीं होगा। तो बैटसन पुन्नेट ने जब इनको क्रॉस करवाया तो उनको F1 में एज यूजुअल पर्पल कलर के फ्लावर्स मिले। उन्होंने फिर उसको मेंडल की तर्ज पे ही जब इसको सेल्फिंग करवाया, यानी आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, तो उनको 9:3:3:1 रेशियो ना मिलकर के 9:7 रेशियो मिला। 9 पर्पल प्लांट्स एंड 7 वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स। तो उन्होंने इसको बार बार देखा कि क्या ये इत्तेफाक से हुआ है या वाकई में ये ऐसा रेशियो है। तो उन्होंने मल्टीपल स्टडीज में इसको सेम रेशियो मिला। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जब जीनोटाइप कैपिटल C और कैपिटल P जब एक बार भी आ रहा है तो एंथोसाइनिन पिगमेंट बन रहा है। तो 9 ऐसे प्लांट थे जिनमें एटलीस्ट दोनों जीन के एक एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट थे। और जब किसी भी जीन का एक भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट ना हो, चाहे दूसरे का डोमिनेंट हो, दोनों हो, एक हो, लेकिन एक जीन का भी अगर कोई डोमिनेंट अलील नहीं है, यानी एक भी जीन अगर रिसेसिव होमोजाइगस सिचुएशन में है, तो उनको पर्पल कलर देखने को नहीं मिला। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि ये जो दोनों जीन के डोमिनेंट अलील हैं, ये दोनों डोमिनेंट अलील कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाते होंगे और वो एंजाइम्स एक पाथवे में एंथोसाइनिन पिगमेंट को बनाते होंगे, जिनमें से, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रिकर्सर से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एंथोसाइनिन, ये कोई पाथवे है पिगमेंट फॉर्मेशन का। तो ये सिंपलेस्ट पाथवे है। तो उन्होंने प्रपोज किया कि हो सकता है कि प्रिकर्सर से इंटरमीडिएट बनने के लिए C जीन का एक डोमिनेंट एलील से बनी हुई प्रोटीन की ज़रूरत हो।
तो अगर वहाँ पर दोनों स्मॉल सी है तो ये प्रोटीन जो कैपिटल सी से डिटरमाइन होती थी वो नहीं होगी, इसलिए प्रिकर्सर इंटरमीडिएट में तब्दील होगा ही नहीं। और अगर ये तब्दील नहीं हुआ तो जो कैपिटल पी जीन इंटरमीडिएट को एंथोसाइनिन में चेंज कर रहा था वो कर नहीं पाएगा, तो कुल मिला के एंथोसाइनिन पिगमेंट बन नहीं पाएगा। इसी तरीके से कैपिटल सी प्रेजेंट है लेकिन जो पी जीन के जो अलील्स हैं वो स्मॉल पी कॉम्बिनेशन में हैं, तो इंटरमीडिएट से एंथोसाइनिन कभी बन नहीं पाएगा। और अगर ऐसा है तो हमें ये समझ में आता है कि दोनों जीन के एटलीस्ट एक एक जो कॉपी हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, और जब दोनों होती हैं तभी कोई प्रोडक्शन एंथोसाइनिन प्रोडक्शन हो पाता है। तो इस तरीके से इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बोला गया और इनका जो रेशियो है वो 9:7 है। इसी तरीके से दूसरा जीन इंटरेक्शन या नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट ने देखा कि जो कॉक होते हैं उनके जो सिर पे जो कॉम्स होते हैं चिकन के वो अलग अलग शेप के होते हैं, जिनको अलग अलग बोला गया है, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दिया रहा है, रोज शेप, पी शेप, वॉलनट शेप एंड सिंगल शेप। जब साइंटिस्ट ने इनको देखा और स्पेशली बैट्स एंड पुन्नेट ने जब इनको स्टडी किया तो उन्होंने रोज शेप और पी शेप्ड कॉम्ब की जो चिकन की वैरायटी थी उनको आपस में क्रॉस करवाया, तो उन्होंने देखा कि मेंडेलियन जो टिपिकल डोमिनेंट करेक्टर अवेलेबल होता है F1 जनरेशन में वो नहीं हुआ। यहाँ पे कोई तीसरा ही करेक्टर मिला और वो करेक्टर था वॉलनट। तो उन्होंने कहा कि ये गलती से हुआ है कि वाकई में ये सही है, तो उन्होंने इसकी सेल्फिंग करवाई और सेल्फिंग करवाने के बाद में उनको वॉलनट, रोज, पी और सिंगल को 9:3:3:1 रेशियो में अवेलेबिलिटी हुई। अर्थात दो जो जीन हैं वो दोनों जीन के अलील आपस में कोलैबोरेट करके किसी एक ही कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं, कॉम्ब शेप को डिटरमाइन कर रहे हैं चिकन्स में, इसलिए इस इंटरेक्शन का नाम कोलैबोरेटिंग इंटरेक्शन था। इसका रेशियो डेफिनेटली मेंडेलियन डाई हाइब्रिड रेशियो के जैसा ही है, 9:3:3:1 है, लेकिन फर्क है। और फर्क क्या है? मेंडेलियन डाई हाइब्रिड रेशियो में 9 और 1 जो होते थे, जो 9 रेशियो में और 1 रेशियो में होते थे, वो हमेशा पेरेंटल कैरेक्टर्स होते थे, प्योर पेरेंटल कैरेक्टर्स। लेकिन यहां पे जो आपको देखने को मिल रहा है पेरेंटल कैरेक्टर क्या है? रोज एंड पी। और रोज एंड पी आपको F2 जनरेशन में क्या देखने को मिल रहे हैं? 3:3 में मिल रहे हैं। 9 में वॉलनट मिल रहा है और 1 में आपको सिंगल मिल रहा है, जो कि कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से ये मेंडेलियन डाईहाइब्रिड रेशियो से हटकर इंटरेक्शन है और इसको कोलैबोरेटिंग इंटरेक्शन बोला गया। इसके बाद हम बात करते हैं एपिस्टेसिस के बारे में। एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि कोई एक जीन का अलील अपने नॉन अलील के एक्सप्रेशन को अगर इनहिबिट करता है, नॉन अलील का मतलब किसी दूसरे जीन का जो अलील है जो कि क्रोमोसोम के दूसरे लोकस पर है, ओके। तो अगर एक नॉन अलील को दूसरा नॉन अलील अगर सप्रेस करता है, उसके एक्सप्रेशन को रोकता है किसी एक वजह से या दूसरी वजह से, तो उसको, इस टाइप के इंटरेक्शन को हम एपिस्टेसिस बोलते हैं। तो जो जीन या वो अलील जो इनहिबिट करता है उसको एपिस्टेटिक जीन बोला जाता है, और जो इनहिबिट होता है उसको हाइपोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है हमेशा एक समान रहने वाला, तो यानी नॉर्मल से नीचे, हाइपो यानी नीचे, एपी यानी ऊपर। तो हाइपो का मतलब जो दबा है और एपी का मतलब जो उसके ऊपर है जिसने दबाया है। तो एपिस्टेटिक जीन वो हैं जो इनहिबिटरी रोल प्ले करते हैं, और हाइपोस्टेटिक जीन या अलील वो हैं जो इनहिबिट खुद होते हैं, ओके। इस फिनोमेना को हम एपिस्टेसिस बोलते हैं। इसके दो मेजर टाइप है, हालांकि बाकी जितनी भी टाइप्स आप जैसे पढ़ रहे हैं
जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन पढ़ा, तो उसको भी एपिस्टेसिस में काफ़ी कैंडिडेट्स, काफ़ी साइंटिस्ट उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कंसिडर कर रहे हैं एक क्लासिकल सेंस में। तो दो मेजर टाइप है, एक को बोलते हैं हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरे को बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब मास्किंग जीन इंटरेक्शन, यानी वहां पे जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा है कि एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर रहा है, रोक रहा है। और दूसरे सिचुएशन में रेसेसिव एपिस्टेसिस को हम दूसरा नाम दिया करते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, यानी एक जीन दूसरे को सप्लीमेंट करता है। अगर वो है तो पहले जीन का होने का कोई मकसद निकल के आता है, अदरवाइज नहीं निकल के आता। तो वन बाय वन हम इनको दोनों को कंसिडर करते हैं। मास्किंग जीन इंटरेक्शन, हम यहाँ पे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि अगर कोई कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ का डिटेल में बात करें। समर स्क्वैश प्लांट का फ्रूट कलर के बारे में ये सिचुएशन देखी गई थी, जिसमें जो कैपिटल जी जीन है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब कैपिटल सी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब कैपिटल सी जीन जो है वो जब एक्सप्रेस करता है तो जी एक्सप्रेस नहीं करता, अर्थात जो सी जीन है वो जी को क्या करता है, सप्रेस करता है, इनिबिट करता है। और ऐसा करने की वजह से जो रेशियो है वो 9:3:3:1 ना हो करके 12:3:1 हो जाता है। डिटेल में आप इस चेकर बोर्ड को देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की सिचुएशन में ये देखा गया कि जो रेशियो है वो डिस्टॉर्ट होकर 9:3:4 हो जाता है, ना कि 9:3:3:1 रह जाता है। तो यहां पर होता क्या है कि एक डोमिनेंट जो जीन है उसका फिनोटिपिक इफेक्ट है, लेकिन जो दूसरे जीन का फिनोटिपिक इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा, अपने आप नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? यानी कोई भी सप्लीमेंट्री हम किसको बोलते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है, अगर हमने सपोज कर लीजिए सप्लीमेंट्री आ गई है तो हमारी नॉर्मल मार्कशीट का तब तक कोई मतलब नहीं रहता जब तक सप्लीमेंट्री में हमने उसको पास करके सप्लीमेंट्री एग्जाम की मार्कशीट नहीं लगा दी होती। यानी अकेली मार्कशीट कुछ नहीं है, जब उसके साथ में दूसरी मार्कशीट लगती है तो उसका वजूद बनता है। इसी तरीके से एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब वो दूसरे की प्रेजेंस में है तो उससे मॉडिफाई जरूर कर देता है। ओके, सप्लीमेंट्री मार्कशीट का अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन जब वो किसी ओरिजिनल मार्कशीट के साथ एसोसिएट होती है तो फिर यह तय करता है कि उसके कौन कौन से सब्जेक्ट पास हुए हैं और कौन कौन से फेल हुए हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी दो जीन का इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसका रेशियो 9:3:4 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन बर्सा पेस्टोरिस, जो एक टाइप का वीडी प्लांट है, क्रूसीफेरी फैमिली का है, इसके फ्रूट से रिलेटेड ये बात है। उसमें दो शेप के फ्रूट्स देखे गए हैं, ट्रायंगुलर एंड ओवॉइड। ओके, और ओवॉइड इसमें तभी बनते हैं जब कोई भी जीन डोमिनेंट एलील के फॉर्म में नहीं हो, यानी दोनों के दोनों जीन रेसेसिव होमोजाइगस सिचुएशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी जीन एक्सप्रेस कर रहा हो, यानी कोई भी जीन का कोई भी एक अलील या दो अलील डोमिनेंट अगर हो रहे हो तो एक ही जैसा इफेक्ट आएगा, ट्रायंगुलर फ्रूट शेप आएगा। अर्थात चाहे मान लीजिए जीन ए है तो वो कैपिटल ए के फॉर्म में रहेगा तो भी क्या सिचुएशन होगा हमें, ट्रायंगुलर फ्रूट। कैपिटल ए दोनों हैं तो भी ट्रायंगुलर फ्रूट, कैपिटल बी है तो भी ट्रायंगुलर, कैपिटल बी है तो भी ट्रायंगुलर। ओके, तो इस तरीके से यह तय किया गया कि जीन ए और जीन बी दो अलग अलग प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन वो दो अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो एक ही रिएक्शन को चैनलाइज करते हैं, यानी अपना डुप्लीकेट इंपैक्ट शो करता है। इसलिए इस फिनोमेना को क्या कहा गया, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, और इसका रेशियो आता है 15:1।
ओके। और फाइनली हम बात करते हैं पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन के बारे में। पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हों, एक ही तरीके से गवर्न कर रहे हों, और क्वांटिटेटिव मैनर में भी इक्वल गवर्न कर रहे हों, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट इंटरेक्शन में आपने देखा था कि एक ही कैरेक्टर को क्वालिटेटिवली गवर्न कर रहे थे, ठीक है। क्या क्वालिटेटिवली? जैसा कि आप इस सिचुएशन में देख पा रहे हो कि ट्रायंगुलर शेप को ही गवर्न कर रहा था, चाहे जीन ए हो चाहे जीन बी हो, लेकिन वो इंपैक्ट सेम रखेंगे, ये सिचुएशन नहीं थी। जैसे सपोज कर लीजिए ए जीन और बी जीन है। ए अगर कोई 1 सेंटीमीटर लंबा फ्रूट बना रहा है तो बी भी अगर 1 सेंटीमीटर बनाएगा, और जब ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर अगर 2 सेंटीमीटर का फ्रूट हो जाए तो हम उस सिचुएशन को पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। बारले में जो ऑन होता है, जो बारले की जो बालियां होती है उनमें जो ऐसा चुभने वाला हिस्सा होता है एक इन्फ्लोरेसेंस में, उसकी जो लेंथ होती है वो 2 जीन ए और बी से डिटरमाइन होती है। तो देखा जाता है कि जब वो दोनों प्रेजेंट हैं तो ऑन की लंबाई बढ़ जाती है, दोनों जीन प्रेजेंट है तो। दोनों में से कोई एक भी डोमिनेंट फॉर्म में है तो ऑन इक्वल साइज का होगा, और जब दोनों नहीं है तो ऑनलेस सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड।